मगर दर्द से रोती बिलखती अलीज़ा और उसके वालिदैन को क्या पता था कि लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। ये गरीब लाहौर के 3 बड़े अस्पतालों मेयो अस्पताल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल और जिना अस्पताल के दरमियान फुटबॉल बने रहे। मतलब अब तो इतनी तेजी आ गई है कि पहले यह था कि अदालत में केस लड़ो, कमजोर केस लड़ो और केस हार जाओ। अब तो कह रहे हैं केस लड़ने की भी नौबत नहीं आनी चाहिए, पहले ही केस वापस ले लो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे इजलास पे इजलास क्या होने जा रहा है खास। आसिफ जरदारी भी होंगे बाइज्जत बरी, सियासत में पक रही है क्या खिचड़ी। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करोबियाँ। दर्द दिल रखने की वजह से ही इंसान अशरफुल मखलूकात कहलाता है। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम जिंदगी फिरौन की तरह फिरौन की चाहते हैं और अंजाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा। कहते हैं कि मिस्र में एक फिरौन था, मगर हमारे सरकारी दफातर में हर कुर्सी पर एक फिरौन बैठा। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, हमारे माशरे की तल्ख हकीकत है। यकीन नहीं आता तो ओकाड़ा की 2 साला अलीज़ा की दुख भरी कहानी सुन लें। आप भी बच्चों वाले हैं, जरा चश्मे तसव्वुर से देखें कि आपकी 2 साल की गुड़िया जैसी बेटी घर में खेलते हुए गर्म पानी में गिर जाए तो आप क्या करेंगे। जवाब यही होगा कि दर्द से तड़पती इस गुड़िया को लेकर फौरन अस्पताल की तरफ भागेंगे, क्योंकि जितना दर्द इस नन्ही जान को हो रहा होगा, इससे कहीं ज्यादा कर्ब, दुख, दर्द और तकलीफ का शिकार आप खुद होंगे। यही हाल अलीज़ा के वालिदैन का भी था, मगर सितम देखिए कि इस 35% जली हुई बच्ची का इलाज करने की बजाय ओकाड़ा के अस्पताल ने इसे लाहौर रेफर कर दिया। 3 घंटे का यह सफर इस मासूम जान ने तड़पते बिलखते कैसे गुजारा होगा, सोचकर रूह कांप जाती है। मगर दर्द से रोती बिलखती अलीज़ा और उसके वालिदैन को क्या पता था कि लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। ये गरीब लाहौर के 3 बड़े अस्पतालों मेयो अस्पताल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल और जिना अस्पताल के दरमियान फुटबॉल बने रहे। सब जगह इलाज से इनकार हुआ। जब बेबस बाप ने डॉक्टरों से बहस की तो उन्होंने झाड़ भी पिलाई और गार्ड्स को बुलवाकर अलीज़ा के वालिद को बाहर भी निकलवा दिया। यूं 2 साल की अलीज़ा पूरी रात शदीद तकलीफ की हालत में शहर की सड़कों पर रुलती रही। कुछ मेहरबानों ने मदद की और बासर अफराद की बदौलत आखिर इसे मेयो अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। सोशल मीडिया पर इस फिरौनियत के चर्चे होने के बाद वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने नोटिस ले लिया है, मगर सवाल यह है आवाम को बगैर नोटिस के रिलीफ क्यों नहीं मिलता। हुक्मरानों को देखें तो बगैर कुछ किए मुकदमे खत्म होते जा रहे हैं। नैब ने आसिफ जरदारी के खिलाफ 4 अपीलें वापस ले ली हैं, 4। नूर आलम खान को अपोजिशन में रहते हुए वजारत दे दी गई है। MQM की झोली में भी मजीद वजारतें डालने की खबरें गर्म हैं। फिर कहते हैं कि सियासत नहीं रियासत बचाने आए, मगर सच यही है कि रियासत जाए भाड़ में, सियासत बचनी चाहिए और यही कोशिशें जारी हैं। इसी पर बात करेंगे, इसी से आगाज़ करेंगे। सदीक जान नूर आलफीन मेरे साथ हैं। नूर आलफीन, आज एक और बयान सामने है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का। सबसे गलतियाँ हुई, इदारों को रियासत को दरपेश ख़तरे से फौरी निपटना चाहिए। ये कौन करेगा ये जो मशवरे दे रहे हैं? आज ये ख्याल आ गया जी रियासत को ख़तरा है तो बचाने आए थे। उस खतरे का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन अगर आप और मैं इतने समझदार नहीं हैं तो फिर मेरा ख्याल है हमें आलू छोले का कारोबार शुरू कर देना चाहिए। उनकी नज़र में जो ख़तरा है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। उनकी नज़र में ख़तरा सिर्फ इमरान खान है। ख्वाजा आसिफ की नज़र में कायद आज़म के बाद एक ही आदमी काबिल है, बाकी सब फारिग हैं, और वो है नवाज शरीफ। वो जिस ख़तरे का जिक्र कर रहे हैं वो दरहकीकत इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख करके, और वो कह रहे हैं कि भाईजान इमरान खान का कुछ करते क्यों नहीं हो। उनमें हिम्मत ना सही ये सब कहने की, मुल्क का वज़ीर दिफा होने के बावजूद, लेकिन मुझमें और आप में अकल होनी चाहिए। किसने उनको तिगनी का नाच नचाया हुआ है? हुकूमत दरहकीकत इनकी है और कौन इनके लत्ते ले रहा है। आज एक जाहिलाना बयान कादिर पटेल का आया, उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह तय करेगा कि इमरान खान को जेल में कौन सी बैरक देनी है। राना सनाउल्लाह पंजाब जाने का फैसला कर पा रहा है? जिस इमरान खान का नाम ले लेकर के तुम्हारी रोजियां लगी हुई हैं, तुम उस इमरान खान को किसी जगह इंगेज नहीं कर पा रहे हो, और दरहकीकत यही तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन है। अगर है तप्पड़, अगर हो तुम वाकई वजीर दिफा और वजीर दाखिला, तो गिरफ्तार करो इमरान खान को। इस प्रोग्राम के दौरान अगर तुमने गिरफ्तार कर लिया, खुदाए वाहिद की इज्जत की कसम, अगर ना मैंने आज नून लीग ज्वाइन कर ली तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं।
इस प्रोग्राम के चलते 1 घंटे के दौरान मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम इमरान खान के दर्जी, माली, धोबी, ड्राइवर को गिरफ्तार करके दिखाओ, मैं तुम्हें मान जाऊंगा तुम कितने बड़े वजीर दाखिला, वजीर दिफा हो। तुम्हें इतनी हिम्मत तो है नहीं कि तुम बैठ करके सामने ये बोल सको कि इस मुल्क को सबसे बड़ा खतरा इमरान खान से है। जैसे तुम कहोगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। तुम्हारी पूरी सियासत इमरान खान के गिर्द घूम रही है। तुम्हारा नाम लिए बगैर इमरान खान का एक दिन चैन से नहीं कटता, एक दिन। तुम्हें असल प्रॉब्लम है तो ये कि हम सुकून से हुकूमत नहीं कर पा रहे। जलसे कर करके तुम्हें तंग किया हुआ है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुम्हें तंग करता है, कभी किसी और जगह तुम्हें एंगेज कर देता है। अगर तुम वाकई हुकूमत हो तो करो ना कुछ इस खतरे का जो तुम्हारे नजदीक खतरा है। ये लाल गुलाबी बातें करने से कि अब यूं करना चाहिए और वो करना चाहिए, और मामा ये तो हमें भी पता है करना चाहिए, करेगा कौन? वजारत तुम्हें क्या आलू छोले बेचने के लिए मिली है? तुम पहली दफा इख्तिदार में नहीं आए हो ना, तुम पहली मर्तबा नवाज शरीफ को किंग ऑफ किंग्स बनाने की कोशिशों में हो। सब कुछ तो है तुम्हारे पास, क्या नहीं है? मगर अगेन वही वाली बात है कि भाईजान आपको इख्तिदार तो मिल गया, इख्तियार कहां से लाओगे चाचू? इख्तियार कहां से मिलेगा? इख्तियार तो है नहीं। तुमने भी वही करना है। जब सब कुछ ओढ़ंछू हो जाएगा तो उसके बाद बैठ करके कहोगे कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, जैसे मिफ्ता इस्माइल को याद आया कि पाकिस्तान में फौज जो है वो बड़ी ताकतवर है। उस वक्त मिफ्ता इस्माइल के छक्के छूटे हुए थे जिस वक्त वो वजीर थे, उस वक्त क्यों नहीं सच बोला था? सही। तो इसलिए ख्वाजा आसिफ को भी सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, और उनके इस बयान को भी, ये सिर्फ उन्होंने जो है वो एक चवल किस्म का बयान दिया था। और उसमें मैं मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ 24 करोड़ अवाम की तरफ से कि उन्होंने जो है वो नॉन सीरियसनेस का मुजाहरा करके कम अज़ कम ख्वाजा आसिफ को ये ज़रूर बता दिया कि हम फॉर द टाइम बीइंग बेवकूफ़ ज़रूर बन सकते हैं, लेकिन आप हमें सालों साल जो है वो इस एक काम में इंगेज नहीं रख सकते। बहरहाल वो चूँकि तवज्जो नहीं दे रही थी तो उस पर ख्वाजा आसिफ साहब नाराज़ हुए, जिसका आपने इशारा भी दिया। दूसरे कुछ बयानात हैं सिद्दीक जान, पीडीएम इजलास का एजेंडा सामने आया है और नूर आरफीन की बात 100/100 सच साबित हुई कि वहाँ पर कोई सैलाब ज़दगान के हवाले से महंगाई, बेरोज़गारी, कीमतें, गैस बिल्कुल नहीं होगी, ये हुकूमत कह चुकी है, कम से कम इतला तो दे दी उन्होंने। इनकी इतनी मेहरबानी है, सर्दियों में गैस किसी को नहीं मिलनी। इस पर बात नहीं होनी, इमरान खान पर बात होनी है। सियासी सूरत हाल पर मुत्तहिदा का अहम इजलास भी बुला लिया गया है और ख्वाजा ज़ाहर साहब ने कहा जी 3 साल अब इंतज़ार नहीं करेंगे। मैं तो अर्ज़ करना चाहता हूँ 3 साल तो खैर है ही नहीं, रह ही नहीं गए, शायद 9-10 माह ही है। सिद्दीक जान, ये हो क्या रहा है? ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जी इदारों को सोचना चाहिए, तो फिर ये क्या करने आए थे? अब इनको लग रहा है जी दहशतगर्दी सर उठा रही है। देखिए, मुझे ये लगता है कि मुस्लिम लीग नून और हुक्मरान इत्तेहाद पीडीएम दोबारा जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट एजेंडे पर जाने वाले हैं। कल आपने बयान सुना होगा मियां जावेद लतीफ़ का, जिन्होंने ये कहा है कि हमने ये बयानिया छोड़ा नहीं है, बस सिर्फ खामोशी इख्तियार की है। तो सवाल यह है कि क्यों आपने खामोशी इख्तियार की है? और मुझे ये लगता है कि जो 21 वाला इजलास है, जो परसों होने वाला इजलास है, उस इजलास में जो 3 तरह की चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। एक ये कि क्या दोबारा हमें एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाना चाहिए, क्या दोबारा हमें जो है वो सियासी शहीद बनने की तरफ जाना चाहिए। दूसरा ये डिस्कस किया जाएगा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन की तरफ ले जाती है इनको, तो फिर इनका रद्दअमल क्या होना चाहिए। क्या इनको जो है बाइकआउट करना चाहिए जो ये पहले इस्टेब्लिशमेंट को धमकी लगा चुके हैं, या कोई और हिकमत अमली होनी चाहिए। और तीसरा ये भी डिस्कस होगा कि क्या इन जमातों को अगले इलेक्शन में इंतखाबी इत्तेहाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये 3 एजेंडे हो सकते हैं। नई तकर्री वो भी ज़ेरे बहस हो सकती है, क्योंकि इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो शदीद खतरात में घिर चुकी है। अवाम की बात अगर आप करें उसको तो आप छोड़ ही दें कि अवाम के साथ क्या हुआ है। अवाम के लिए जो महंगाई हुई, जो गैस की सूरत हाल है, जो आगे गैस का बहरान आ रहा है, जो तेल की कीमतें हैं, जो बिजली का बिल हैं, जो किसानों की मुश्किलात हैं। राना सलौला साहब खुद मान चुके हैं कि पावर लूम्स फैसलाबाद की बंद हो चुकी हैं। खुद इनके लोग कह चुके हैं कि हमें बिजली के बिलों की वजह से मार पड़ी है सियासी तौर पर। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वोट की सहूलत ख़त्म कर दी गई, EVM ख़त्म कर दिया गया, नैब ख़त्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कोई रह तो नहीं गया जिसने बेनिफिट ना उठाया हो। और साथ ही बाकी जो आवाम के लिए हो वो सारा कुछ आपके सामने है। इत्तेहादियों में शकूक व शुबहात शुरू हो गए हैं, और इत्तेहादियों में शकूक व शुबहात ये शुरू हुए हैं कि इत्तेहादी ये समझते हैं, मौलाना साहब ये समझते हैं कि ANP ने उनको वोट नहीं डाला सिंसियरिटी के साथ। ANP समझती है कि मौलाना के लोगों ने उनको वोट नहीं डाला, और साथ ही नून लीग समझती है कि ये सारी जो गेम थी वो जो कर सकते थे उन्होंने सिर्फ पीपल्स पार्टी के हक में की है। तो आपस में शकूक व शुबहात शुरू हो गए हैं। MKM की सूरत हाल आपके सामने है। MKM को गो के कराची के बलदियाती इंतखाबात मुलतवी करवा के साथ रखने की आखिरी कोशिश जो है वो की गई है, और कुछ ओहदे और देने की बात की गई है, लेकिन वहाँ पर भी लड़ाई है। तो इस वक्त बहुत शदीद खतरात में घिर चुकी है ये हुकूमत, क्योंकि उसकी वजह अवाम नहीं है, अवामी मसाइल नहीं है, अवामी इशूज़ नहीं है, अवामी मुश्किलात नहीं है।
उसकी वजह वो है जिनका मैंडेट इनके पास है, क्योंकि आवाम ने इनको नहीं लाई थी, आवाम ने तो उनको वोट नहीं दिए थे, ये तो किसी और वजह से आए हैं। तो ये इस वजह से इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किलात में है। लंदन में बैठे हुए मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा वो भी बेकरार हैं, उनको भी समझ नहीं आ रही कि जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि आप ये देखें कि मरियम नवाज साहबा का अब तक इलेक्शन के ऊपर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। वो जब वहां से निकली तो पूछा गया कि जनाब बताएं क्या है आपका रद्द, उन्होंने कहा बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताया। बिल्कुल उसी तरह से जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आज से 1-1.5 माह पहले उनसे पूछा गया था कि ये 70-75 रुकनी काबीना की क्या जरूरत है, उन्होंने कहा था पूछ के बताऊंगी। तो अभी तक आपने नहीं बताया। इलेक्शन के ऊपर आपका रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। बिलावल साहब इस वक्त भी जलसा जो है वो कर रहे हैं कराची में। बिल्कुल सही। अच्छा, अब कई चीज़ें नहीं बताई जा रही, लेकिन ये कम से कम नैब ने बता दिया है कि हमारे पास सिर्फ कॉपियां हैं, हम साबित ही नहीं कर सकेंगे केस जरदारी साहब के खिलाफ। और एक दफ़ा फिर जनाब ये 4 रेफरेंसेस हैं जो वापस लेने का फैसला किया गया है। नूर आरफीन, बहुत ज़बरदस्त है ये, बड़े वक्त पर एहसास हो गया, इतनी रकम पहले ही खर्च हो चुकी होगी इन्वेस्टिगेशन पर करोड़ों रुपया, और ये इन्होंने वापस ले लिया। लेकिन वसीम अख्तर साहब MQM के हैं, उनका जुमला मुझे याद आ गया। अभी इन्होंने किसी इंटरव्यू में कहा कि जी देखें, इन्होंने तो आके अपने सारे केसेस खत्म करवा लिए, मुझे अभी तक धक्के पड़ रहे हैं, मेरे तो केस खत्म ही नहीं हुआ। तो उन बेचारों का क्या कसूर है MQM का, उनके भी सारे कुछ खत्म कर दें फिर। अच्छा, वसीम अख्तर एक पूरा मौजू है, इस पे पूरा प्रोग्राम हो सकता है, और आपने 2 सवाल किए हैं। चले जरदारी साहब कैसे समअप करूं, कोशिश करता हूं। हाँ, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया। जरदारी साहब ठीक है। जी जी ठीक हो गया। अच्छा, जिसके बारे में आपको गिला है कि 4 रेफरेंसेस वापस ले लिए, इसके ऊपर 400 रेफरेंसेस अभी मेरे बात करने के दौरान भी अगर फाइल हो जाए तो रूए ज़मीन की कोई ताकत इसकी मूंछ का बाल नहीं तोड़ सकती। उसामा गाजी साहब लिखिए, कहीं कागज़ कलम अगर दस्तयाब है तो लिखिए। इसलिए कि जिस आदमी के बारे में आप बात कर रहे हैं वो कभी मिस्टर 10% था, और उसके बाद ये आपकी अफवाज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर बना, सदर पाकिस्तान बना, आपकी आर्मड फोर्सेस का हेड था। इसके कहने पे किसी मुल्क पे हल्ला बोला जा सकता था। ठीक है, ठीक। ये आज भी सदारती पेंशन जो है वो पा रहा है, तो इसके खिलाफ 400 रेफरेंसेस नैब, एब, CIA, DIA, PIA, जितने FIA, जितने हैं, जितने मामे लोग इस मुल्क में हैं, मैं उन सब से दावत देता हूं आप 400 केसेस के खिलाफ फाइल कर दीजिए। इनका कुछ नहीं होना, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं। इसलिए कि इस मुल्क का लिखित कानून है, अनरिटन रूल इस मुल्क का है कि इस मुल्क में एलीट क्लास की मूंछ का बाल किसी का माँ, किसी का बाप कोई नहीं तोड़ सकता। दिखाओ मुझे क़याम पाकिस्तान से अभी तक दिखाओ किसी एक वजीर की फांसी, क़याम पाकिस्तान से अभी तक मुझे दिखाओ किसी एक जो है वो करप्ट इस किस्म के आदमी की जो है वो सजा। सही। एक बहुत बड़े सूरमा आए थे यहाँ इस मुल्क में, अदल व इंसाफ की का नाम लेने वाले। दर हकीकत पाकिस्तान में काली सियासत की बुनियाद रखने वालों में से उनका शुमार होता है। सिद्दीक जान उछल पड़ेंगे इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा, वरना 500 दफा ले चुका हूं नाम। उन्होंने बहुत तीर मारा था, उन्होंने बहुत तीर मारा था, 1 मिनट की सजा सुनाई थी। 1 मिनट की सजा। मैं तो हैरान हूं कि ये सजा भी उन्होंने क्यों सुनाई थी। भाई मेरे, अगर आसिफ अली जरदारी को इन सब चीजों से बरात मिल गई है, निजात मिल गई है, तो ये मेरे और आपके लिए लम्हे शुक्र है। शुक्र बजा लाओ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये करप्ट ज़दा, लानत ज़दा मनहूस सिस्टम इसी तरह से मौजूद है और जमहूरियत का बाजा बज रहा है। इसीलिए आपके और मेरे ये जो मसीहा हैं, ये बुलेट प्रूफ गाड़ियों में, लैंड क्रूजर्स में घूम रहे हैं। अभी बिलावल का जलसा हो रहा था, कैमरा सिर्फ एक एंगल पे फिट था, कैमरा सिर्फ एक एंगल पे था, दूसरे एंगल से नहीं दिखाया कि ऑडियंस कितनी है। मलीर में, मलीर का रिहायशी मैं भी हूं, मुझे बताएं बिलावल के जलसे में कितने लोग थे। और अब मीडिया पे भी अल्लाह रहम करे, ये वक्त आ गया कि बिलावल भी कट हो रहे हैं। चले चले, मुझे चूंकि ब्रेक का कहा जा रहा है कि जिसमें 1 मिनट रह गया है, सिद्दीक जान बहुत अहम है कि इस पर बात की जाए। ये क्या हुआ, क्योंकि अभी चंद महीने पहले तक ये PDM का भी दौर शुरू भी हो गया था। इमरान खान साहब के दौर में जरदारी साहब के बच्चे तस्वीर शेयर किया करते कि नवाज शरीफ बाहर चले गए और देखें यहाँ पर हम धक्के खा रहे हैं, ये जनाब ये सिंध कार्ड है, और उस तरह की वो बात करते कि जी हमारा डोमिसाइल वो नहीं है इसलिए नवाज शरीफ चला गया। तो उनके लिए भी वही कुछ हो रहा है। देखें, जाहिर है अब सबको इकट्ठा ही NRO दिया गया है ना। उसकी वजह यह है कि इमरान खान को अगर गिराना था तो इन सबको इकट्ठा किया जाना था, और सबको इकट्ठा किया गया, सबको इकट्ठा करके और इमरान खान को गिराया गया। और अब जो इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं इमरान खान को घर भेजने के लिए अपनी अपनी, उन सर्विसेज के एवज इनको नवाजा जा रहा है।
और इस वक्त तो मुकाबला लगा हुआ है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कि किसके ज़्यादा केसेस बंद होते हैं, और टाइम उनको नजर आ रहा है कि कम है, मुकाबला सख्त है, बड़ी तेज़ी से अपने अपने केसेस वो ख़त्म करवा रहे हैं। नैब में अपना बंदा बिठा दिया गया है और पूरा सिस्टम इस वक्त जो है वो आपको हाईजैक नज़र आता है। और जिस भी अदालत में केस हो वहाँ से सबको रिलीफ मिल रहा है, चाहे सिंध में किसी के केसेस हैं, चाहे पंजाब में केसेस हैं। मरीम नवाज साहबा को लाहौर कोर्ट से रिलीफ मिल गया और जहाँ से बरी होना था वो हो गई, और नैब में धड़ाधड़ रेफरेंसेस वापस जा रहे हैं, चैप्टर क्लोज हो रहे हैं नैब ने। बाकी मतलब अब तो इतनी तेजी आ गई है कि पहले यह था कि अदालत में केस लड़ो, कमजोर केस लड़ो और केस हार जाओ। अब तो कह रहे हैं केस लड़ने की भी नौबत नहीं आनी चाहिए, पहले ही केस वापस ले लो। तो बड़ी जबरदस्त कुछ करने की जरूरत नहीं है, लूट से लगी हुई है, लूट से लूट का माल है। आप जितने बड़े बड़े मर्जी करप्शन केसेस हैं बस आप आएँ और माफ़ कराएं, ख़त्म करवाएं, जल्दी बड़ी पड़ी है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे इमरान खान साहब अब क्या सोच रहे हैं और हुकूमत क्या मजीद तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर करेगी। 11 के बाद तो उन्होंने देख लिया, अब अगली चाल हुकूमत की तरफ से क्या है, ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। मुलाकातें हो रही हैं, इमरान खान इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, लॉन्ग मार्च से इमरान खान पीछे हटने को तैयार नहीं है, अपना दबाव बढ़ा रहे हैं, हुकूमत भी दूसरी तरफ डटी हुई है। अब आज की डेवलपमेंट सी नज़र आती हैं, MQM भी नाराज़ है, मेंगल साहब ने भी तकरीर की, उसमें वो भी नाराज़ नजर आए। बलूचिस्तान आवामी पार्टी की तरफ से पहले भी कहा जा चुका है जी यहाँ तो बंदरबांट हो रही है, वजारतें बट रही हैं, ये किस लिए आए थे। तो सदीक जान आपको क्या लग रहा है, ये क्या खिचड़ी पकी है? क्योंकि कहा जा रहा है जी अब अगले 10 दिन बड़े अहम हैं, रावलपिंडी में भी कोई मीटिंग होनी है, इमरान खान साहब भी शायद उसका इंतज़ार कर रहे हैं, ये नाराज़गी का इजहार भी दूसरी तरफ शुरू हो गया है क्योंकि 87 अरब रुपया दिया जाना है अब 174 जो अरकान हैं, और इसका यानी फ़ी का 50 करोड़ रुपए के तरक्याती फ़ंड, ये भी इसलिए है कि उनको रोका जा सके। तो क्या होने जा रहा है? देखें, जो रावलपिंडी वाली मुलाकात की बात कर रहे हैं वो तो कल हो गई है, एक तो बड़ी मुलाकात हो गई है। उस मुलाकात के बाद से ही कुछ ऐसी खबरें सामने आई थी, चाहे उनमें हकीकत है या नहीं है ये कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अथेंटिक बात नहीं है। और लेकिन ये भी बात है कि शहर इक़्तिदार में जब कुछ बातें संजीदा हल्कों में हो रही होती हैं तो उनमें कुछ ना कुछ बुनियाद होती है। तो ये जो बातें हो रही थी कि इमरान खान लॉन्ग मार्च शायद अब ना करें, और बात हो रही थी कि शायद इलेक्शन की डेट आ जाए और इस हुकूमत को घर भेज दिया जाए। तो एक तो आज ये किया गया है कि आज कोई 8-10 सहाफ़ियों को खबरें भेजी गई और उनमें से 4 ने यकीन कर लिया, 4 उस पर खामोश हो गए, और 4 ने जो है वो ट्विटर पर ऐलान कर दिया है कि ये जो खबरें चल रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की मुलाकातों में बड़ी पेशरफ्त हो गई है, तो इसमें कोई हकीकत नहीं है। भाई ये बयान देना तो आगे हुकूमत दे एक तरह। अच्छा, हुकूमत की ये सूरत हाल है कि इसहाक डार साहब कहते हैं कि 2 मुलाकातें हुई हैं, वज़ीर दिफा कहते हैं 1 मुलाकात हुई है। तो पहले वो अपना आपस में तो अपने नोट्स एक्सचेंज कर लें कि हुकूमत के पास क्या खबर है। हुकूमत को जब ये नहीं पता कि 2 मुलाकातें एक, तो आगे तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि हुकूमत कितनी बेखबर होगी। और इसमें फिर एक और चीज़ यह है कि इन मुलाकातों के बाद ही और नई तकर्री से पहले ही MQM क्यों एक्टिव हो गई है, अलग होने के लिए धमकियाँ दे रही है। बाकी ये साथ हैं तो वो भी किसी वजह से हैं, और अलग होंगे भी तो भी कोई वजह होगी। अब साथ ही जो हैं उस पर भी सवाल उठते हैं। मेंगल साहब ने जो बातें कहकर और नून लीग के साथ मिले थे, क्या वो मसाइल हल हो गए? क्या अली वज़ीर रिहा हो गए? तो मोहसिन दावड़ क्यों खामोश हैं? क्या मोहसिन दावड़ के बाहरी इलाकों में जो मसाइल कर रहे थे वो हल हो गए हैं? MQM के मुतालबात पूरे हो गए हैं? बाप को सब कुछ मिल गया है? जितनी पार्टी इनके साथ हैं सवाई पीपल्स पार्टी के किसी को कुछ मिला है? कुछ भी नहीं मिला, फिर भी वो साथ हैं। देखें, ये साथ हैं तो भी किसी वजह से हैं, और ये अलग होंगे तो भी कोई वजह होगी, वरना 6 माह में किसी एक भी रुकने असम्बली ने नहीं कहा कि मैं शहबाज शरीफ से अलग हो रहा हूँ। 2/3 मेजॉरिटी हो ना जिस जमात के पास, उसमें भी कोई ना कोई मसला हो तो कोई ना कोई कह देता कि मैं अलग हो रहा हूँ, हालांकि उसे पता होता है कि मेरे अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तो शहबाज शरीफ की हुकूमत 3-4 वोटों पर है अब, तो अगर 2 लोग भी कह देते हैं कि हम अलग हो रहे हैं तो एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं कहता। तो परेशानी तो है हुकूमती सफ़ों में, और वो नज़र भी आ रही है। और फिर बयानात भी उनके देखें, जिस तरह से जावेद लतीफ़ अब धमकियाँ दे रहे हैं कि हम दोबारा बोल सकते हैं, ज़बान खोल सकते हैं, और हम खामोश हुए हैं, हम अपने मौक़िफ़ से बयानी से पीछे नहीं हटे, और मरीम साहबा खामोश हैं, तो चीज़ें चल रही हैं। किसी भी वक्त कोई बड़ी डेवलपमेंट जो है वो हो सकती है। सही। अच्छा नूर आरफीन, अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी ये जो 2 सीटें हमने निकालनी है हमारी फतह है, तो अब इसका मतलब है अगली किस्त भी ले आएँ, 11 और इस्तीफे मंजूर करके शायद उनमें से भी 2 ले जाएँ, तो ये जान छूट जाएगी इनकी जो सोच थी कि जी ये इत्तेहादियों से ब्लैकमेल नहीं होंगे, कभी MQM कुछ कह रही है कभी कुछ कह रही है। तो ये एक और स्कीम आ गई है उस मुल्क के लिए, उस हुकूमत के लिए जिसके पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, और वो कह रहे हैं जी हम कर्ज़ लेंगे सैलाब ज़दगान के लिए। इसहाक डार साहब ने आज कहा है हमें कर्ज़ की ज़रूरत है, हमें कर्ज़ दिया जाए, सैलाब ज़दगान की मदद नहीं कर सकते। लेकिन 87 अरब रुपया
87 अरब रुपए। अब ये आरफीन साहब आपके अंदाज में, मैं भी ये घर से खबर नहीं लेकर आया, ये छापी गई है और हुकूमती सतह पर, और मीटिंग में इसहाक डार साहब ने, लंदन से इतनी अहम मीटिंग थी कि उसमें उन्होंने 87 अरब रुपए की ग्रांट दिया, और सिर्फ जिन लोगों ने वोट दिया है, जो आज भी असम्बली में हैं, यानी चाहे वो नूर आलम साहब की तरह के लोग हों, उन सबको ये दिया जाएगा 50-50 करोड़ रुपया फी कस, और उसमें इजाफा भी हो सकता है। तो ये कहां से आ रहा है? इस तरह से हुकूमत बचाई जाएगी अब? भाईजान, आज तक हुकूमतें गिराई और बचाई इसी तरीके से जाती रही हैं। सादिक संजरानी को जिस वक्त आपको ख्याल में जब वोट पड़ा था तो क्या वो फी सबीलिल्लाह पड़ा था? जरदारी साहब ने शॉपिंग की थी ना। उसके बाद जब सादिक संजरानी उनको धोखा दे करके और इमरान खान साहब के साथ जाके बैठ गए थे, वो भी फी सबीलिल्लाह नहीं हुआ था। आज आप सादिक संजरानी को मिस कॉल दें और उनसे कहेंगे सर ज़रा इधर थोड़ा सा, तो आपके ख्याल में वो महज ईमान की ताकत के बल पे आपके साथ आ जाएंगे? सादिक संजरानी का तो मैं एक नाम ले रहा हूँ, मैं ये जितने भी जमहूरी हैं मैं इन सब की बात कर रहा हूँ। मेरे भाई कराची यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गार्ड है वो, जिसने इल्म हासिल करने के लिए एक तरीक़ेकार को अपनाया और बाकायदा एक 16 ग्रेड का लेक्चरर अपॉइंट हो गया वो सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि उसको लुक़्मा हलाल खाना था। अब ये अलग बात है कि वो किसी लफंटर किस्म के, किसी आदि मुजरिम किस्म के डीन, किसी वाइस चांसलर, किसी चांसलर को रिपोर्ट करेगा, वो एक अलग बात है, वो बात की बात है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंसान में अगर थोड़ी सी शर्म हया मौजूद हो ना, तो उसको रिस्क हलाल इतना पसंद होता, वो कहता है मैं सिक्योरिटी गार्ड दिन में रहूँगा, रात में जो है वो नौकरी करूँगा, चौकीदारी करूँगा उसी कराची यूनिवर्सिटी की, और उसके बाद फिर वो एमफिल कर लेता है। ये जो आप बता रहे हैं मुझे, ये मेरे लिए कोई ख़बर तो नहीं है। 50 करोड़ रुपए क्या होता है भाई? आपको शायद याद नहीं है, मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तो इमरान खान साहब कहते थे कि ये सरीहन रिश्वत है कि जो आप तरक्याती स्कीमों के नाम पर पैसे तकसीम करते हैं। लेकिन हमने उसके बाद दोबारा ये काम नए सिरे से होता देखा, आज एक मरतबा फिर ये काम हो रहा है। तो ये काम वही रहता है, सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल लेता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। जमहूरिये ऐसे ही आते रहेंगे, ऐसे ही जाते रहेंगे। जाने से पहले वो थोड़ा सा रोएंगे, मुझे करने नहीं दिया, मुझे करने नहीं दिया, और यकीन कर लीजिएगा कि आखिरी दिन तक वो इसी तरह से हराम खाते रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने खाना था, क्योंकि उनको बेसिकली हलाल में दिल नहीं लगता। अच्छा, हलाल खाना आपके ख्याल में क्या बहुत आसान है? मैं चंद लोगों के नाम लेता हूं अभी स्क्रीन पे। एक लुकमे से अगर दूसरा खा लें तो बताइएगा आप मुझे, उल्टी आने लगेगी, मैदे में तेजाबियत होगी, चक्कर आने लगेंगे, कहेंगे यार पता नहीं क्या। ओ भाई, एक गुनाहगार को आप मस्जिद में ले आकर के बिठा दें, ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे किसी भंगी की ड्यूटी इतर बाजार में लगा दी जाए, वो बेहोश हो जाएगा। उससे जब आप चप्पल जूता सुंघा के उठाएंगे तो वो कहेगा बदबू बहुत थी। अबे बदबू थी? इतर बाजार में नौकरी ही लग गई भाई तेरी। तो इसी तरह से ये सारे जमहूरियों का भी मामला है भाई। ये शॉपिंग है इसी तरह से पाकिस्तान में होती रही है, और इसी तरह शॉपिंग के सारे ये जमहूरियत चलती रहेगी। मेरे लिए इसमें कोई खबर नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने फुल टॉस दी थी तो पेश कर दिया। चलें, आरफीन नामा में हम खबरेंगे कि आईजीजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने ताज़ा लतीफ़ा क्या सुनाया है, ब्रेक के बाद। अब पता चला। पता चला। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब ने ताज़ा लतीफ़ा सुनाया है, जिसके बारे में हम आरफीन नामा में जानते हैं। जी आरफीन। जी उसामा भाई, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब का लूप लगा दीजिए, और अब मैं इनका ताज़ा लतीफ़ा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आईजी सिंध जो हर मरतबा हमें एंटरटेन करते हैं, हमें हर मरतबा कुछ ऐसा बताते हैं जो किसी तौर भी नया नहीं होता। एक मरतबा फिर उन्होंने एक लतीफ़ा सुनाया है। फरमा रहे शहर में असलहा मुनज़्ज़म अंदाज में स्मगल होकर आ रहा है। ख़बर मैंने लूप की सूरत बनवा रखी थी, लेकिन ख़बर पढ़ने से आप बोर हो जाएंगे। सिर्फ ये देख लीजिए, ये आपके सामने ख़बर मौजूद है। केस वेस करने की गलती मत करना भाई, काम पक्का किया है मैंने। अब आ जाते हैं इस खबर के कंटेंट पे।
आईजी साहब कह रहे हैं शहर में असलहा मुनज़्ज़म अंदाज में स्मगल होकर के आ रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि यहाँ हर आदमी खबरें पढ़ने में लगा हुआ है। कल सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि सोहराब गोट के अतराफ का इलाका जो है वो अफगानियों से भरा हुआ है, गैर मुल्कियों से भरा हुआ है। तो इसमें किसने कुछ करना है? जनरल नॉलेज का सवाल, इसमें किसने कुछ करना है? अगर हाई कोर्ट ये कह रही है तो हुक्म कौन देगा? उसी हुक्म में यह भी मौजूद था कि रेंजर्स क्यों कुछ नहीं कर रही। इस बात पर हम अपने लब सी लेते हैं, कहीं रियासत को बुरा ना लग जाए, कहीं नजरिया ज़रूरत वालों को बुरा ना लग जाए, कहीं मैं गद्दार ना निकलूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं रॉ के पेरोल पर हूं और मुझे खुद भी ना पता हो। खबर के कंटेंट पे वापस आते हैं। मसला यह है कि हमारे यहाँ लोग खबरें पढ़ने में लगे हुए हैं। सियासतदान कह रहा है कि मुल्क की हालात बहुत ख़राब हैं। मामा सही किसने करना है? सन्नाटा। रावी इस पे खामोश है, रावी इस पे खामोश है। दिन में लस्सी पी ली थी इसलिए रात में नींद आ रही है उसको। आईजी सिंध बता रहे शहर में असलहा आ रहा है। भाईजान तो रोकेगा कौन? और अगर आ रहा है तो आपके इसके सहूलतकार पुलिस वाले ही होंगे ना कोई ना कहीं, क्योंकि नाके वगैरह शहर में मेरा ख्याल है थोड़े बहुत तो होंगे। और नाके को गुजारने के लिए हमने फिल्म शहंशाह में देखा था कि अमिताभ का बाकायदा ट्रांसफ़र कराया गया था, उनके चचा जान को वहाँ से हटाया गया था ताकि वो ट्रक से असला स्मगल होकर कराची में शहर में आए। तो कराची भी मतलब फिल्मों से ज़्यादा अलग तो नहीं है, कॉमन सेंस 2 और 2 4 की तरह। तो आप खबरें पढ़ने में लगे हुए हैं। आप पीटीवी के अनाउंसर हैं या आईजी सिंध हैं? रोको भाई, या रोकने के लिए भी आपको कुछ चाहिए? मजीद फरमा रहे हैं तमाम टूल प्लाजा पर कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। गोया ये बता करके एक और वारदात की तैयारी है। ये बता रहे हैं कि 2022 में इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ जब बिल्कुल है या नहीं है उससे अलग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौरा है। हमारे यहाँ की पुलिस का हाल ये है कि टूल प्लाजों पर भी कैमरे नहीं है, तो जिसका दिल चाहे इन बिटवीन वारदात वगैरह कर सकता है। अंदाज़ा कीजिए हमारे यहाँ के लोगों के, हाई प्रोफाइल लोगों के। आईजी कोई छोटा आदमी नहीं होता, वैसे बड़ा भी नहीं होता लेकिन छोटा भी नहीं होता। ये इनकी इंटेलेक्ट है। फरमा रहे हैं कि पुलिस के पास जराइम पर पलने वाले मुजरिमों और मनशियात की लत में पड़ने वाले मुजरिमों का कोई डेटा नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास उन लोगों का डेटा तो मौजूद है जिनको टारगेट किलर, स्ट्रीट क्रिमिनल्स, जिनको मिसाल के तौर पे बैंड आउटफिट्स का होने की वजह से जिन पर दाग लगा करके और जिनको वरीयत मिली या जिनको जमानत पे रिहा किया गया, उनका डेटा आपके पास मौजूद है? आपके पास उनका डेटा भी मौजूद नहीं होगा। और अगर डेटा मौजूद भी हो तो आप कर कुछ नहीं सकते जनाब मन। आप होंगे आईजी, आप कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि जब तक आपके ऊपर वाला जिसको आप ठक करके सलाम करते हैं, जब तक आपको वो नहीं इशारा करेगा आप हिलेंगे नहीं। आईजी साहब फरमा रहे हैं कि सीटीडी के लिए महंगे तरीन सॉफ्टवेयर्स खरीद रहे हैं। अच्छा, ये नौबत क्यों आई? उन्होंने अच्छी खबर बताई है कि हुकूमत सिंध ने 3 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद सीटीडी सिंध को बैनुल-अक़वामी तर्ज पर अपग्रेड करने के मंसूबे पर काम शुरू हो गया है। अब 3 अरब रुपए खर्च कैसे होंगे जनाब? ये खबर खुशी की है, पुलिस वालों को खुशी नहीं होगी तो किसको होगी? 3 अरब रुपए बड़ी रकम होती है भाई। कहाँ तो बेचारे चौक चौराहों पर 10-10, 20-20, 50-50 रुपए के मुंह पर कुछ कर रहे होते हैं। खबर का कंटेंट है कि सीटीडी के अफसरान की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के पेश नजर बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी जा रही हैं जनाब। और बोलिए, इससे अच्छा इस्तेमाल हो सकता है इस रकम का? ऐसा नहीं है। इस खबर में यह भी लिखा है कि जदीद तरीन IT माहिरीन रखे जा रहे हैं, जदीद तरीन सॉफ्टवेयर खरीदे जा रहे हैं, लेकिन वो रकम इंशाअल्लाह ताला इस रकम का 20-25% ही होगी। बाकी असल जो मौज मस्ती होगी वो होगी बुलेट प्रूफ गाड़ियों के लिए, क्योंकि ये तो हलवाई की दुकान पे दादाजी का फातिहा है। आपने अपनी जेब से क्या लगाना है? आपको अरब रकम मिल जाएगी, उसके बाद फिर एक से एक गाड़ियों की अयाशी शुरू हो जाएगी। और जब सरकार ये सब काम कर रही होती तो आप लोग क्यों नहीं करेंगे? आप तो मामूल लोग हैं, आपको तो बहुत खतरा है, आपको तो बहुत खतरा है। जैसे यहाँ एक साहब रिटायर होते हैं जिनको रिटायरमेंट से थोड़े अरसे पहले कराची में पता चलता है कि यहाँ जंगल बना दिया गया है, स्ट्रीट का कंक्रीट का जंगल बना दिया गया है। उसके बाद वो कहते हैं भाई मुझे तो रेंजर्स की सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि मैंने फैसले ऐसे किए ना, किया हुआ कुछ नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई टावर गिरवा दिया होता है जहाँ पे कोई मिडिल क्लास या फैमिली रह रही होती है, नस्ला टावर उसको कहते हैं, बस। लेकिन उसके बाद भी आपको चैन नहीं मिलता जब रेंजर्स की सिक्योरिटी भी मिलती है, क्योंकि आपको पता है कि आपके नामा अमाल की स्याही किसी रोज आपको सड़क पे आपके आड़े आ जाएगी। तो आप कहते हैं अमेरिका चलो, अमेरिका चलो मुहिम।
दूसरी उन्होंने जो शोशा छोड़ा है, कह रहे हैं इस रकम से सीटीडी के न सिर्फ दफातर बल्कि हर ओहदे के अफसरान और मुलाजमीन की राइशगाहों को भी हत्तुल इम्कान तौर पर दहशतगर्दी से महफूज बनाने के लिए इंतहाई मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। हर ओहदे के अफसरान, गोया ये जो आम पुलिस वाला है उसके लिए भी ये रकम इस्तेमाल होगी। इतनी रकम तो नहीं है 3 अरब रुपए, वैसे तो बहुत है, चंद पेटों को भरने के लिए तो काफ़ी है, चंद ज़मीरों को ख़रीदने के लिए, चंद अफसरान को बुलेट प्रूफ गाड़ियों की अय्याशी फराम करने के लिए। लेकिन ये जो रोड पे आज एक पुलिस वाला बेचारा मारा गया है, आज एक पुलिस वाला मारा गया है मुठभेड़ में, कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने उसको गोली मारी है, जवां साल आदमी शहीद हुआ है। आप उसके जनाजे में चले जाएं तो बड़ी बात है। 4 बच्चों का बाप, और ये पहला पुलिस वाला शहीद नहीं हुआ है, ये पहला पुलिस वाला शहीद नहीं हुआ है। आपका अपना डिपार्टमेंट ऐसे लोगों को की तहकीर करता है और आप लोगों को खबर नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि आपकी नजरें हमेशा वजीर आला हाउस की तरफ होती हैं, किस तरह खुशामद की जाए, किस तरह प्रमोशन की जाए। आईजी सिंध की खिदमत में पेशे खिदमत है ये क्राइम का छोटा सा स्टैटिस्टिक्स। एक टीवी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 3 अफराद कत्ल किए गए हैं कराची में। कत्ल होने वालों में शाहीन फोर्स का एक जवान शामिल है, जिसको मोटरसाइकिल पर बिठाकर अस्पताल मुंतकली की कोशिश नाकाम साबित हुई और वो बेचारा जामर ना हो सका। वीडियो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज ऑन एयर हो चुकी है। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 21 अफराद अपनी जानों से चले गए कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की इन वारदातों में। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर 83 शहरी लुक़्मा अजल का निशाना बन चुके हैं। और गवर्नर सिंध, जिन्होंने हलफ उठाते ही बहादुराबाद के दौरे में कहा था कि मैं कोशिश करूंगा स्ट्रीट क्राइम्स खत्म करूं, हालांकि उनका मैंडेट डोमेन नहीं है। उनका कहना है स्ट्रीट क्राइम्स रोकने के लिए पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग का किरदार अहम है। सामाजिक कारोबारी और बयानात सभी देते हैं कि हम आगे क्राइम को रोक लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उसमें कुछ अजीबोगरीब बयानात भी दे देते हैं, लेकिन कंट्रोल करने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।